Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, in today's video, as you know that I'm uploading the videos regarding T.S Eliot poetry and his essay tradition and individual talent. So I'll continue this process, and today's video is about metaphysical poetry, that how T.S Eliot's thought about metaphysical poets, or what was his point of view regarding that type of poets. So let's start guys. These are some important questions which can be raised by Punjab University or other universities. So we have to go through first these questions, and then we will try to evaluate or try to elaborate these in the sense of criticism. Okay, let's start guys. In this essay, Eliot discusses three questions. To what extent did the so-called metaphysical form a school or a movement? क्योंकि जब ये मेटाफिज़िकल पोइट्स ने ये मूवमेंट शुरू की थी, तो उनके बाद जो पोइट्स थे उन्होंने इनको कॉपी करना शुरू किया था. उन्होंने भी प्रिटेंड किया था कि वो भी मेटाफिज़िकल पोइट्स हैं. तो यहीं से उनकी ये यानी इस टाइप के जो थे व्यूज़, उनका शुरू हुआ सिलसिला और लोगों ने उनको कॉपी करना शुरू किया. तो दूसरा है, हाउ फॉर इज़ दिस सो कॉल्ड स्कूल और मूवमेंट इज़ डिग्रेशन फ्रॉम द मेन करंट. तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि बाद के जो पोइट्स थे उन्होंने इन्हें कॉपी करना शुरू किया, तो यानी कहाँ तक ये चीज़ गई और किस तरह टी.एस एलियट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, एडमायर भी किया, और लेकिन वजह क्या थी इसको क्रिटिसाइज़ करने की. What is the important in the modern age of the study of these poets? और क्या इम्पोर्टेंस है मॉडर्न एज में इन पोइट्स की? क्योंकि देखिए, मेटाफिज़िकल पोइट्री इतना समझना आसान तो है नहीं. क्रिएटिव आर्ट है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाई जॉन डन ने. उसकी कुछ ऐसी सिमिलीज़ हैं, कुछ ऐसे मेटाफोर हैं जो वाकई बिल्कुल दिमाग को हिला के रख देते हैं. तो ये बहुत एक ना समझ आने वाली पोइट्री थी, जिसकी वजह से टी.एस एलियट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि पोइट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पोइट को सिर्फ अपना आप फेमस करवाने के लिए कुछ ऐसी मुश्किल वर्डिंग की वो यूज़ करे जिससे उसका अपना तो इम्प्रेशन अच्छा बैठ जाए लेकिन लोगों को कुछ समझ ना आए. तो लेट्स स्टार्ट गाइस. द एसे मे बी समराइज्ड अंडर 4 हेडिंग्स. मैं आपको 4 हेडिंग्स में इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी. तो फर्स्ट जो इसकी हेडिंग है वो है डेफिनेशन ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री. सबसे पहले उसने डेफिनेशन दी कि मेटाफिज़िकल पोइट्री है क्या. According to T.S Eliot, it is extremely difficult to define metaphysical poetry, क्योंकि ये वाकई इसको समझाना बहुत मुश्किल है. कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपस में कोई कंपैरिजन, कोई कंपेयर एंड कंट्रास्ट बनता ही नहीं है. उन दो चीज़ों को मिलाकर आप यानी कुछ ऐसा मैजिक क्रिएट करने की कोशिश करो जो वाकई दूसरों को कैप्टिवेट करे, तो ये एक अहमियत रखती है ये बात. The difficulty arises when we are to decide what poets practiced it and in which of their poems. किस तरह यानी उन्होंने इसको प्रैक्टिस किया और किस तरह वो इन्हें अपनी पोएम्स में लाए, क्योंकि ये सिर्फ जॉन डन ही नहीं थे, जॉनसन भी थे, और फिर इसके बाद वो जो हैं ये टी.एस एलियट जो हैं वो मिल्टन को, ड्राइडन को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं. साथ ही वो मैं आपको ग्रेजुअली बताती जाऊँगी. The poetry of Herbert, Vaughan, Crasher, Cowley and Donne is usually called metaphysical. ये जितने भी poets हैं इनका नाम भी आप mention कर सकते हो, क्योंकि ये सब poet जो हैं ये metaphysical poets थे 17th century के. However, it is difficult to find any precise use of metaphor, simile or other conceit which is कॉमन टू ऑल दीज पोइट्स. इन सब, क्योंकि जब एक फेमस हुआ तो दूसरे ने उसकी तरह कॉपी करने की कोशिश की, फिर इस तरह करते करते ये एक तकरीबन मेटाफिज़िकल पोइट्स की एक फ़ैमिली बन गई. तो फिर इनका काम जब सराहने लगा तो बाकी आने वाले पोइट्स ने भी इनको कॉपी करने की कोशिश की. तो इसी तरह के सिमिलीज़, कंसीट्स और मेटाफोर होते थे जो समझ से बाहर होते थे, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना जो चीज़ मुश्किल लगे वही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, तो यही हिसाब था इनकी मेटाफिज़िकल पोइट्री के साथ.
Dunn and often Cowley employ a device which is sometimes considered characteristically metaphorical. उसको यानी उसको characterized किया गया है metaphysical poetry में the elaboration of a figure of speech to the farther stage to which ingenuity can carry it, यानी कि उसमें genuine चीज़ तो आपको कोई देखने को ना मिले, जैसे कैसे उसने यानी पेड़ से दो जो थे जी मियाँ बीवी उनको कैसे मिला दिया कंपस के साथ कैसा उसने अजीब कंपैरिजन किया। अगर हम देखिए ना हर चीज़ की एक अच्छी चीज़ एक अच्छा पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिवली उसको देखो तो वाकई जॉन डन की आप काबिलियत पे हमें एक दिमाग हिल जाएगा कि कैसे यार उसने यानी दो पोइट्स एक हस्बैंड और वाइफ को एक लव की बात हो रही है, बैकग्राउंड पीछे क्या और उसने कहाँ से कहाँ उसको कंपस से मिला दिया और फिर उसने आपको ये बात मानने पर मजबूर कर दी कि वो एक टॉप का मेटाफिजिकल पोइट है। तो टी.एस. एलियट कहता है कि उसमें एक जेन्युइनिटी नहीं है, फिर यानी उसका असल बात से कितना फॉर रिलेशन है, कितना यानी दूर का उसका ताल्लुक है, इसके बावजूद वो अपने अंदर ये चीज़ें कैरी करता है, तो ये अपने अंदर एक कमाल रखता है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि जॉन डन इज़ मोर सक्सेसफुल देन कॉले बिकॉज इन डेवलपिंग कंपैरिजन ही यूजेस ब्रीफ वर्ड्स एंड सडन कंट्रास्ट। जो यानी उसका एक कोटेशन है कि आप ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर अबाउट द बोन, तो यानी देखे ना कहाँ की बात कहाँ से मिला देना। तो जो जॉन डन की अहमियत है वो इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रीफ वर्ड्स यूज़ करता था और उसका जो कंट्रास्ट होता था वो सडन कंट्रास्ट होता था, एकदम से बिल्कुल बात को चेंज करके बोल देना और बोलना भी इस अंदाज से कि वो आपको यानी तारीफ़ करने पर मजबूर कर दे। So I think we may clearly say that metaphysical poetry is the elaboration of far-fetched images, and we can also say that communicated association of poets mental process, क्योंकि ये एक पोइट का मेंटल प्रोसेस ही होता है ना कि वो आपको किस तरह एसोसिएट करे, किस तरह अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए, किस तरह अपनी स्किल के ज़रिए, किस तरह अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए आपको खींच ले और मजबूर कर दे कि आप उसकी बात सुने और माने और उसकी तारीफ़ करने पर आमादा हो जाएं। सेकंड पे आता है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इसमें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया कि देखें सेंसिबिलिटी यानी सेंस कुछ क्रिएट नहीं होती। जिस तरह हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में टी.एस. एलियट ने क्रिटिसाइज़ किया शेक्सपियर को कि कोई सेंसिबल उसकी नहीं कुछ सेंस ही क्रिएट नहीं हो रही टू बी और नॉट टू बी, कि वो कुछ करे ना करे वो क्या करे। तो कुछ इस तरह दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन के समझ से बाहर हो के यार ये कर क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, तो वो डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है। द पोइट्स ऑफ द 17th सेंचुरी। अच्छा जो ये है टी.एस. एलियट, इसने मेटाफिजिकल पोइट्स को 17th सेंचुरी के पोइट्स भी कहा है। उसने कहा है द पोइट्स ऑफ 17th सेंचुरी, तो यानी उसने क्रिटिसाइज़ किया है पूरी 17th सेंचुरी को कि ये सेंचुरी भरी हुई ही मेटाफिजिकल पोइट्स से थी। Though the poets of the 17th century possessed a mechanism of sensibility which could devour any kind of experience, they are simple, artificial, difficult और fantastic। यानी वो साथ साथ उनको एडमायर भी करता है और साथ साथ उनको क्रिटिसाइज़ भी करता है। वो इस चीज़ से डिनाई नहीं करता कि उन्होंने जो काम किया वो वाकई तारीफ़ के लायक था, लेकिन क्रिटिसाइज़ वो सिर्फ इस वजह से करता है कि हर इंसान में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो इतनी मुश्किल चीज़ों को समझ सके। पोइट्री को यूनिवर्सल होना चाहिए, पोइट्री को ऐसा यानी अपने पोइट्री का इम्पैक्ट दूसरों पे ऐसा पड़े कि उनको बात समझ आ जाए, ना कि वो और मुश्किल में पड़ जाएं। तो इस चीज़ को इसीलिए वो उसमें कहता है कि पोइट्री को सेंसिबल होना चाहिए और इस तरह का लिखा होना चाहिए कि वो आसान अल्फाज में समझ भी आ जाए। हालांकि टी.एस. एलियट की अपनी पोइट्री भी कोई इतनी आसान नहीं है, उसे समझना बहुत मुश्किल है। शायद वो भी इन एडमायर भी थे, तो जो उन्होंने अडॉप्ट की चीज़ें उनकी अपनी भी पोइट्री में झलकती हैं।
In the 17th century, this association of sensibility set in and Milton and Dryden, मैंने आपको शायद पहले भी मिल्टन और ड्राइडन का जिक्र किया है कि टी.एस. एलियट इनके बारे में कहते थे इनकी लैंग्वेज तो बहुत प्रोमिनेंट है, अच्छी है, क्योंकि मिल्टन जो था वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, उसने रोमन और ग्रीक में ये होमर और विल्जर को पढ़ा था, उनकी सारी जो उसका बचपन जो था इन्हीं को पढ़ते हुए गुजरा था, तो उसके अंदर इनकी बहुत ज़्यादा छाप थी। उसका दिमाग इतना ज़बरदस्त था कि उसने जो अपनी एपिक लिखी पैराडाइज लॉस्ट, उसमें उसने कमाल का उसको अपना हुनर दिखाया। लेकिन टी.एस. एलियट, अकॉर्डिंग टू द टी.एस. एलियट, नॉट फ्रॉम मी, वो टी.एस. एलियट कहते हैं कि जो इसकी लैंग्वेज है वो तो बहुत प्रोमिनेंट है, उसके बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं, लेकिन उसमें कुछ सॉल नहीं नज़र आती, उसमें यानी कुछ ऐसी बात नहीं है जो अपने अंदर खींच सके। द टू ग्रेट पोइट्स कैरीड ऑन विद दिस प्रोसेस, यानी उन्होंने भी इस प्रोसेस को कैरी किया। वाइल द लैंग्वेज बिकेम मोर रिफाइंड द फीलिंग बिकेम क्रूडर, यानी कुछ फील नहीं आई आपको, जिस तरह लैंग्वेज तो बड़ी स्मूथ थी लेकिन उसकी फीलिंग्स जो थी वो कुछ अच्छी नहीं थी, कुछ मज़ा नहीं आता था। द लैंग्वेज बिकेम अननेचुरल एंड आर्टिफिशियल, बट दिस डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज रिड्यूस द इम्पॉर्टेंस ऑफ फीलिंग, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त उसने लिखा है ना, तो वो लैंग्वेज की तारीफ़ भी करता है और कहता है कि बेशक अच्छे तरीके से लिखा गया था लेकिन उसमें फीलिंग्स को अराउज़ करने का पैशन क्रिएट नहीं हो पा रहा था। द लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मिल्टन एंड ड्रायडन वाज दैट, ये नीचे उसने आपको कोटेशन दिया, The sentimental age began early in the 18th century and continued, यानी sentimental age जो थी वो 18th century में शुरू हुई और उसके बाद continue रही। The poets revolted against the ratiocinnative, ratiocinnative का मतलब होता है logical, यानी फिर उसके बाद logical बातें की जाने लगी और उसके ऊपर काम शुरू हुआ। थर्ड पे आ जाता है जी दी मेटाफिजिकल पोइट्स एंड द मॉडर्न एज। अब वो डिस्कस करेगा आपके साथ मेटाफिजिकल पोइट्स को और साथ ही उसका जो इम्पैक्ट पड़ा मॉडर्न एज पर उसको। It is not a permanent necessity that poets should be interested in philosophy or in any other subject, but our present civilization demands the poets to be difficult. यानी ऐसा नहीं था कि पोइट को ये यानी सोच ऐसी नहीं थी कि पोइट जो है वो बहुत इंटेलेक्चुअल हो, उसने फ़िलासफ़ी को पढ़ा हो, उसने बहुत दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें पढ़ा हो, बल्कि जो प्रेजेंट सिविलाइजेशन थी उस टाइम की वो ये डिमांड कर रही थी कि जो पोइट की पोइट्री है वो डिफ़िकल्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसी को ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी जिसकी पोइट्री डिफ़िकल्ट थी। यानी समझा ये जा रहा था कि जिसकी जितनी पोइट्री डिफ़िकल्ट होगी वो उतना ही ज़बरदस्त पोइट होगा। तो आगे फिर वो बताते हैं कि आवर सिविलाइजेशन कॉम्प्रिहेंड्स ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एंड दिस वैरायटी and complexity playing upon a refined sensibility must produce various and refined results. तो जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो उसके अंदर वैरायटी थी, वो बहुत ज़्यादा थोड़ी टफ़ किस्म की थी, ना समझने आने वाली, लेकिन उसने अपना किरदार अदा किया। प्लेइंग अपॉन अ रिफाइंड सेंसिबिलिटी मस्ट प्रोड्यूस वेरियस एंड रिफाइंड रिजल्ट्स। लेकिन अगर वो मुश्किल है भी तो उसको कुछ ऐसे इम्पैक्ट डालने चाहिए कि उसका असर ऐसा पड़े लोगों पे कि जो रिज़ल्ट्स आएँ वो रिफाइंड किस्म के हों। The poet must become more and more comprehensive, more elusive, more indirect in order to force to dislocate, if necessary, language into his meaning. तो यही मिल्टन वाली बात आ जाती है यहाँ कि ज़रूरत जो थी वो लैंग्वेज को इस तरह होने की थी कि वो बड़ी इस तरह की हो कि आपको समझ आ जाए, बहुत ज़्यादा एल्यूसिव हो और कॉम्प्रिहेंसिव हो कि बात समझ आ जाए उससे, ना कि आप और टेंशन क्रिएट हो जाए आप लोगों के लिए और ज़्यादा आप लोग पजल हो जाओ। तो आगे वो कहता है हैंस वी गेट समथिंग विच लुक्स वेरी मच लाइक द कंसीट जिस तरह मेटाफिजिकल और पोइट्री और कंसीट का क्वेश्चन पार्ट 1 में भी अडॉप्ट किया है आप लोगों ने, तो उसके बारे में वो आपको बता रहा है। इफ़ दिस इज़ डन, अगर तो ये डन है, यानी डन के बारे इफ़ दिस इज़ डन द पोइट्स ऑफ द प्रेजेंट एज विल ड्रॉ क्लोजर
टू द मेटाफिजिकल पोइट्स। तो अगर तो ऐसा है तो जो मॉडर्न एज के जो पोइट्स हैं वो उसके साथ ज़्यादा करीब होंगे, बिकॉज बोथ यूज़ ऑब्सक्योर वर्ड्स एंड सिंपल फ्रेजिंग। क्योंकि दोनों किस्म के जो पोइट्स ने ऑब्सक्योर वर्ड्स यूज़ किए और यानी आसान बात थी, और ऐसे अल्फाज थे जो कि बहुत एक दूसरे से डिफरेंट थे और ऑब्सक्योर किस्म के थे। आगे कंक्लूजन देता है वो आपको। कंक्लूजन में वो फिर से 3 बातें हमारे सामने रखेगा। इन द एंड एलियट defends the metaphysical poets that the charges such as consciousness, obscurity, wittiness and unintelligibility are found even in serious poets। अब वो कहता है उनको यानी डिफेंड करता है इस तरह कि अगर उनमें हम अनइंटेलिजिबिलिटी देखते हैं तो वो हम सीरियस पोइट्स में भी कहीं ना कहीं देखते हैं। यानी प्रीडिसेसर्स जो पोइट हैं, जो डेड पोइट्स हैं, जिनका अपना बहुत बड़ा नाम था, उसमें भी हम कहीं ना कहीं ये चीज़ देखते हैं। तो इनका कोई कसूर नहीं है ये, बल्कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इनके अंदर ये जो चीज़ है ये मेटाफिजिकल पोइट्री को क्रिएट करने की, ये बहुत अहमियत रखती है अपने अंदर। लेकिन क्रिटिसाइज़ करने का सिर्फ यही मकसद है कि पोइट्री जो है, पोइट को सिर्फ अपना आप लोगों के सामने फेमस करवाने के लिए नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये जो था ना, ये ट्रेंड शुरू हो गया था मेटाफिजिकल पोइट्री का, और यही समझा जाता था कि पोइट्री जितनी टफ़ होगी उतनी ही वो अहमियत की हामिल होगी और उतनी ही लोग उसे पसंद करेंगे। जिस तरह आसान अल्फाज में आपको ये कहूँगी कि जिसके पास जितना पैसा होता है उसको इतनी अहमियत दी जाती है। तो यही था कि जो पोइट जितनी मेटाफिजिकल पोइट्री लिख रहा था उसको उतनी ही ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी। ये ना समझे बगैर कि देखें कुछ लोग इसे समझ पाएंगे, बल्कि मैं तो कहती हूँ मेरे ख्याल से 100% में से जो है 70% लोग नहीं समझ पाए होंगे, जबकि 30% समझ पाए होंगे। क्योंकि कुछ ऐसे कंसीट्स यूज़ किए हैं उसने जो कि समझ से बाहर थे, और फिर उनको देखा देखी लोगों ने, बाकी पोइट्स ने ढूंढ के ऐसे कंसीट्स अपनी पोइट्री में शामिल करना शुरू कर दिए, जो फिर एक टर्म ही बन गई उनकी, और उन्होंने प्रिटेंड किया ना कि वो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। तो यहाँ आके फिर पोइट जो है वो अपनी असल हकीकत को खो देता है। जिस तरह आपने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में ये भी सीखा कि जो पोइट है उसको पोइट्री अपने इमोशन और पैशन से बालातर होके लिखनी चाहिए, ना कि उसकी जो पोइट्री में अगर उसके पसंद और नापसंद झलक रही है तो वो पोइट्री एक अच्छी पोइट्री नहीं है, बल्कि वो पोइट ही नहीं है जो इस तरह की पोइट्री करे। तो फ्रॉम दिस ऐसे वी कैन ड्रॉ 3 कंक्लूजन्स। 3 तरह के कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं इस पोइट्री यानी आज के इस टॉपिक से। First, the main quality of the metaphysical poets in their fidelity to thought and feeling। यानी जो metaphysical poets हैं उनकी सोच के साथ, उनकी फीलिंग के साथ बेवफाई कह लें किस्म का, क्योंकि बना के पोइट्री लिखना और ढूंढ के, तो ये तो अपनी पोइट्री के साथ नाइंसाफ़ी और बेवफाई ही है ना। An attempt to merge into one whole the most heterogeneous ideas। heterogeneous ideas किसके थे? ये मेरे ख्याल से ये क्लॉवे के थे, कॉली के थे, और मेरे ख्याल से जॉनसन ड्राइडन को वो कंडेम करने की कोशिश कर रहा है। तो सेकंड पे क्या था, सॉरी गैस, सेकंड पे इफ़ दिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हैज़ नॉट टेकन प्लेस ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। यानी दिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी 17th सेंचुरी में थी, फिर इसकी बेहतरी आना कैसे शुरू हुई? 18th सेंचुरी के आगाज़ से। तो वो कहता है एंड अ गैप हैड नॉट अकर्ड। ये अगर गैप इस दौरान ना आया होता, दैट वुड नॉट हैव बीन कॉल्ड मेटाफिजिकल, तो ये शायद मेटाफिजिकल भी ना कहलाते। Thirdly, modern poets are tending to become like them in their use of language and ideas, and hence the metaphysical poets are in the direct current of English poetry। तो यही बात है कि जो बाद में आने वाले पोइट्स थे उन्होंने भी ये चीज़ कैरी की, और उनके जो थॉट्स थी उनको अडॉप्ट करना शुरू किया, उनका वे ऑफ राइटिंग पोइट्री को अडॉप्ट करना शुरू किया, और इसी तरह उनके अंदर भी ये चीज़ आई कि हम लोग भी कुछ ऐसी कंसीट्स यूज़ करें, कुछ ऐसे मेटाफोर यूज़ करें कि हमारी पोइट्री को भी सराहा जाने लगे, यानी लोग उसको भी एडमायर करने लगे।
तो गाइस होप आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा और पूरी कोशिश की कि मेटाफिज़िकल पोइट्री से रिलेटेड आप लोगों के जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाए। ये जो 3 से 4 पॉइंट्स हैं, अगर मेटाफिज़िकल पोइट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह अपने जहन में, बेशक आप पॉइंट्स ना लिखें, लेकिन आपको इसी तरह अपने पेजेस को डिवाइड कर लेना है कि अगर आपको 10 पेजेस लिखने हैं या मैक्सिमम 8 पेजेस लिखने हैं तो आप पहला तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता ही है, उसके बाद आप इसको शुरू करें 2 पैराग्राफ 1 पे, 2 पैराग्राफ 1 पे, 2 पैराग्राफ 1 पे, 6 और पहला 7 और लास्ट पे आप कंक्लूजन दें अपना, जो आपको अपना कंक्लूजन निकालना होता है। तो फिर ये आपका बहुत अच्छा एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टी.एस एलियट को ही अभी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इनके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं बहुत इम्पॉर्टेंट जिन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। फिर इंशाल्लाह नई क्रिटिक की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।